glands. In the gastric glands, we have already learned about the salivary gland. Then we have learned about the gastric gland. Then we have learned about the liver. Now today we are going to learn about the pancreas. So I hope everybody is having a pencil or pen with them to note down the important thing. So when we talk about the pancreas, pancreas are the second largest gland. ठीक है? First कौन सा था? Largest gland कौन सा था? Liver. Second largest gland कौन सा है? Pancreas. कहाँ पर दिखाई देता है हमें ये? अपने स्टमक और डिओडेनम के बीच में. तो यू कैन सी इन द डायग्राम ओवर हियर. ये कौन सा ट्यूब है? ये डिओडेनम का ट्यूब है. इसके ऊपर स्टमक रहता है. तो स्टमक और डिओडेनम के बीच में हमें ये लीफ के जैसा स्ट्रक्चर नजर आता है जिसे हम पैनक्रिया बोलते हैं. What is the color? It is cream color and it is a heterocrine gland. This is a very, very important point. Those who want to appear for the NEET exam, it is a very important point. So pancreas is a heterocrine gland, or you can also say that it is a mixed gland, or you can also say that it is a dual gland. तो मैंने आपको 3 नाम बताए pancreas के. It can be also called as a heterocrine gland, or it can also be called as the mixed gland or the dual gland. Is that very clear? Okay, why it is called as a heterocrine or the mixed gland? Because it is both exocrine as well as endocrine in nature. It is exocrine and endocrine in nature. का मतलब क्या है? अब इसका मतलब क्या होता है exocrine and endocrine? एक्सोक्राइन का मतलब है जो भी ग्लैंड्स अपना सिक्रीशन डक्ट में डालते हैं उसे हम एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, और जो भी ग्लैंड अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में डालते हैं सो दे आर कॉल्ड एज द एंडोक्राइन ग्लैंड. मोस्टली हार्मोन्स आर सिक्रीटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स. एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे कि अपना टीयर ग्लैंड हो गया, अपना स्वेट ग्लैंड हो गया, अपना ऑयल ग्लैंड्स हो गया. ये सब एक्सोक्राइन ग्लैंड है विच आर सिक्रीटिंग देयर सिक्रीशन इनटू द पाउच और अ डक्ट. इज दैट वेरी क्लियर? बट ये जो अपना पैनक्रिया है ये दोनों भी है. इट इज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन. तो वो कैसे, ये समझने के लिए वी हैव टू कट दिस पैनक्रिया टू सी इट्स टीएस सेक्शन, transverse section. So when we see the TS section, see the cursor where I'm moving. So this is a TS of pancreas. When we see the TS of pancreas, we can see that there are this white structure जो फूल के जैसा नजर आ रहे हैं आपको. देखो पूरे चारों ओर ये सब जो स्ट्रक्चर्स है इसको हम बोलते हैं पैनक्रियाटिक लोब्यूल्स. क्या बोलते हैं? पैनक्रियाटिक लोब्यूल्स. ये जो व्हाइट कलर के स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं पैनक्रियाटिक लोब्यूल्स को ही, लोब्यूल्स का मतलब होता है पाउच लाइक स्ट्रक्चर. दिस लोब्यूल्स आर कॉल्ड एज एसिनाई. क्या बोलते हैं उसको? एसिनाई. मैं वापस रिपीट कर रही हूँ. व्हेन वी कट द pancreas we can see that there are some pancreatic lobules. These pancreatic lobules are called as the pancreatic acini. And these acini are nothing but this exocrine part of pancreas. समझ में आ गया? So pancreatic acini are the exocrine part of pancreas. तो exocrine है तो ये क्या secrete करता है? तो it secretes pancreatic juice. ठीक है. अब ये पैनक्रियाटिक जूस का क्या काम है हम आगे पढ़ेंगे जब हम फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन समझेंगे तभी. क्योंकि अभी हम ये सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रखो कि पैनक्रियाटिक एसिनाइज आर एक्सोक्राइन इन नेचर एंड दे सिक्रीट पैनक्रियाटिक जूस. ठीक है. फिर चलते हैं कि ये कहां पर है, ये एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रिया कहां पर प्रेजेंट है. तो हमें नजर आएगा कि ये एसिनाइज के बीच में, ये पैनक्रियाटिक एसिनाई या लोब्यूल्स के बीच में हमें ग्रुप ऑफ सेल्स नजर आ रहे हैं. ग्रुप ऑफ सेल्स. These group of cells are called as islet of Langerhans. Is called as islet of Langerhans. क्या बताया मैंने पोजीशन आपको islet of Langerhans का?
कि islet of Langerhans are the group of cells which are present in between the pancreatic acinis. This islet of Langerhans is actually made up of 3 types of cells. They are alpha cells, beta cells, and the delta cells. Please note down, islet of Langerhans is thereby made up of 3 types of cells as the alpha cells, beta cells, and the delta cells. Let us see कि ये क्या secrete करता है. Now ये जो islet of Langerhans है, जो बीच में present है, यही पैनक्रिया का एंडोक्राइन पार्ट है. एंडोक्राइन पार्ट है मतलब कि हार्मोन्स सिक्रीट करता है. तो लेट अस सी कौन कौन से हार्मोन्स वो सिक्रीट करता है. तो जो अल्फा सेल होता है ना, वो ग्लूकागॉन नाम का हार्मोन सिक्रीट करता है, ग्लूकागॉन. जबकि बीटा सेल्स सिक्रीट्स इंसुलिन नाम का हार्मोन, इंसुलिन, ये आपने सुना भी होगा. एंड जो डेल्टा सेल्स होते हैं, दे आर सिक्रीटिंग सोमैटोस्टैटिन हार्मोन, सोमैटोस्टैटिन हार्मोन. नो डाउट ये आपको अभी डिटेल में नहीं पढ़ना है एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रिया, बिकॉज उस डाइजेशन में हम वो नहीं पढ़ रहे हैं अभी. ठीक है, आप इसको हार्मोन्स में डिटेल में बाद में पढ़ोगे. इज दैट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? So I am repeating once again. Pancreas is the second largest gland. It is present between the stomach and the duodenum. It is leaf-like structure. The main focusing point of pancreas is it is a heterocrine gland and therefore also called as mixed gland, also called as a dual gland because it is both exocrine as well as endocrine in nature. The exocrine part of pancreas is made up of pancreatic lobules called as pancreatic acinis, which secretes pancreatic juice, जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, वो हम पढ़ेंगे बाद में. और जो endocrine part of pancreas है, they are present in between these acinis in the form of group of cells, and these group of cells are called as the islet of Langerhans, which are again made up of 3 different types of cells as the alpha cell secreting glucagon, beta cell secreting insulin, and delta cell secreting somatostatin. ठीक है, तो अब हम चलते हैं वापस एक्सोक्राइन पार्ट की तरफ, क्योंकि एक्सोक्राइन पार्ट ही डाइजेशन में मदद करने वाला है. और क्योंकि अब हम ये लेसन डाइजेशन पढ़ रहे हैं, न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, तो हम इसके एक्सोक्राइन पार्ट पे फोकस करेंगे. So exocrine part of pancreas has a pancreatic duct. Yes, इसमें भी duct होगा कि नहीं? Yes, so it has, you can see in this diagram it has a pancreatic duct. वो कहाँ पर ओपन हो रहा है? वो हमारे डिओडेनम के अंदर ओपन हो रहा है. बाइल के साथ इसके ऊपर क्या है? लिवर है, तो लिवर के यहाँ पे भी बाइल डक्ट भी इसमें ओपन होता है. तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था. इसका नाम क्या है? जो कॉमन डक्ट है उसको हम बोलते हैं हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट. ये जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था तभी मैंने आपको एक और चीज के बारे में बताया था, उसमें भी एक स्फिंक्टर प्रेजेंट है, विच इज कॉल्ड एज अ स्फिंक्टर ऑफ ऑडी. डू यू रिमेम्बर दैट? सो विद दैट you can see now the exocrine part of pancreas secretes the pancreatic juice which contains many inactive enzymes. This we will be learning in detail. So please note down these enzymes. They are trypsinogen. जेन है तो प्लीज बच्चा लोग याद रखो, जब भी एंजाइम्स के आगे GEN वर्ड लगा रहेगा, हमेशा नहीं है बट 98% जब GEN लगा रहेगा ना, मतलब कि वो इनएक्टिव कंडीशन में होता है. तो इनएक्टिव एंजाइम हम बात कर रहे हैं, तो ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेजेस, अमाइलेजेस, लाइपेज एंड न्यूक्लियसेस. ठीक है, 98% में ऐसा लगा रहता है, जेन लगा रहता है. ऐसे जरूरी नहीं कि हमेशा लगा रहे. चलो अब हम इंटेस्टिनल ग्लैंड की तरफ आते हैं. So intestinal glands are present inside the intestine. This is what is the crypt of Lieberkühn, which I have discussed in the last lecture. You can see this is the crypt of Lieberkühn, and you can see that there are microvilli present. These are the microvilli. The same diagram I have shown you last time also.
So it is made up of two types, as a crypt of Lieberkühn, which you can see over here, and the Brunner's gland. ठीक है? Now, ये जो crypt of Lieberkühn है, it consists of mucus secreting goblet cells and enzyme secreting Paneth cells. Please underline that. ये जो crypt of Lieberkühn है, इसके अंदर म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स है. तो अगेन ये नोट डाउन करो, जब भी हम बोलेंगे कि म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स हैं, मतलब कि हमेशा गॉबलेट सेल्स ही प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज गॉबलेट सेल्स आर सिक्रेटिंग म्यूकस. इसके साथ साथ एंजाइम सिक्रेटिंग सेल्स भी है, जिसका नाम क्या है? पैनीथ सेल्स. ठीक है. अच्छा, एक और ग्लैंड प्रेजेंट है जिसका नाम है ब्रूनर्स ग्लैंड, जिसको हम लोग डियोडेनल ग्लैंड भी बोल सकते हैं. यू कैन सी द डायग्राम डाउन. ब्रूनर्स ग्लैंड also called as a duodenal gland. So where they are confined, where they are present in the submucosa layer of duodenum, which secretes only mucus. Is that very clear to all of you? Now, the intestinal gland secretes alkaline intestinal juice. It secretes alkaline intestinal juice. I am emphasizing on the word alkaline. क्यों अल्कलाइन पे एम्फोसाइज कर रही हूँ? क्योंकि स्टमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड में जो जूस सिक्रीट होता है वो एसिडिक होता है. यस, इसके लिए यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे अल्कलाइन है ये. हाँ, वो जो जूस है, इंटेस्टिनल जो जूस है, उसको नाम क्या दिया गया है? उसको बोला जाता है सक्कस एंटेरिकस. प्लीज नोट डाउन. The intestinal juice is also called as, it is also called as Succus entericus, which contains different types of enzymes. You can note down these enzymes also. They are maltase, lactase, sucrase, dipeptidase, lipase, nucleotidase, nucleosidase, etc. Again, ये alkaline क्यों है? तो it is because of this bicarbonate present in it. So the bicarbonate in the mucus present in the juice make it alkaline and protects the intestinal mucosa also. Very clear to all of you? So you can see the diagram again. This is the intestine we have cut. We have got this particular thing. Here is a crypt of Lieberkühn. Here is the Brunner's gland, and these are the small microvilli present. So again, just a recap once again for the intestinal gland. इंटेस्टिनल ग्लैंड में जब भी बात आएगी, आप किसके बारे में बताओगे? आप क्रिप्ट ऑफ लिबनकुन के बारे में बताओगे या ब्रूनर्स ग्लैंड के बारे में बताओगे? क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन में आप क्या बताओगे? उसके अंदर म्यूकस सेल है, मतलब कि गॉबलेट सेल्स है. म्यूकस सेल मतलब कि गॉबलेट सेल्स है. और कौन से सेल्स है? पैनीथ सेल्स है. और जो ब्रूनर्स ग्लैंड है उसके अंदर म्यूकस सेल है, इसलिए वो सिर्फ म्यूकस सिक्रीट करता है. फिर आपने इंटेस्टिनल ग्लैंड के बारे में बताया कि इंटेस्टिनल जूस को क्या बोला जाता है? सक्कस एंटेरिकस बोला जाता है. और इसमें इतने सारे टाइप के एंजाइम्स हैं. देन और क्या बताया मैंने? वो अल्कलाइन इन नेचर है. क्यों अल्कलाइन है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स इन इट. ठीक है, चलो लेट अस हैव अ क्विज टाइम नाउ. सो यू विल बी आंसरिंग मी इन द चैट बॉक्स. बच्चा लोग, largest salivary gland is? Yes, which should be the largest one? Submandibulary and submaxillary is the one which is present in the lower jaw. Yes, parotid का मतलब क्या होता है? Which is present in front of ear. Correct. Yes, very good. All of you have given the very right answer. Shabash beta. Very good, very good. So answer is parotid gland. Achha, which of the following is not a part of gastric gland? Not a part. You should always read the question properly. See, ये not कभी-कभी बच्चे लोग मिस आउट करते हैं और फिर आंसर घाई में देने में. Yes, very good. Paneth is a part of intestinal gland. Very good. Shabash beta. So let us move on to the next part.
कफर सेल्स कौन से ऑर्गन से रिलेटेड है या उसका काम क्या है? यस, सो आंसर इज तेजस ने सबसे पहला दिया. यस, वेरी गुड. So Kupffer cells are present in liver and they are phagocytic in action. Very good, shabash. Very good, beta. Very good. You're answering so fast, many of you, कि I'm not able to read your names also. So I'm not reading it purposely. किसी का नाम छूट ना जाए इसीलिए. चलो, tell me what is the odd man out over here? What should be the odd man out? Yes, C. Why C is odd man out? No. Why C is odd man out? Tell me the answer for the same. अभी मैंने आपको बताया कि सक्कस एंटेरिकस का मतलब ही होता है इंटेस्टिनल जूस, है ना? अभी जस्ट बताया ना मैंने आपको. तो सक्कस एंटेरिकस तो इंटेस्टिनल जूस ही है. अच्छा, प्रणीता इज टेलिंग द आंसर शुड बी ए. टेल मी द रीजन व्हाई ए, व्हाई पैनक्रियाटिक जूस शुड बी ऑड मैन आउट. टेल मी द रीजन आल्सो ओवर हियर. एनीवन? प्लीज टाइप द रीजन if possible. C is same as B. Yes, that is correct. Jennifer, that is correct. C is same as B. So what about there is a confusion between A and D. So what is the difference between A and D? Anyone? All are related to the intestinal glands. No, Pranita. Pancreatic juice is different. That is from pancreas. Intestinal juice and succus entericus, no doubt they both are same, but pancreatic juice is different. Anybody else who can tell me the right answer for the same? Just अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कोई तो चीज पे एम्फसाइज किया था, आप बस उसी को मिस आउट कर रहे हो. Do you want me to tell the answer or else I should wait for some time? You're thinking. Please reply. Should I tell yes or no? Kinjal is telling. Very good, beta. Kinjal has given the very right answer. Yes, the answer is very correct. It should be D, because gastric juice is acidic in nature. Very good, beta Kinjal. And Rohit also. Rohit also has given the same answer. Very good, beta. Yes, so the odd man out over here is the gastric juice because the rest other are alkaline in nature. Pancreatic juice भी alkaline होता है और ये दोनों तो same ही है, मतलब कि वो alkaline है. So gastric juice is the odd one. Shabash, very good. Chalo, select the wrong statement. Wrong statement. Anybody? Which one is a wrong statement? Which one is not right? A. Why proteases are produced in inactive form? Yes, they are produced in inactive form. Yes. So Mayuresh has given the first answer right. First, yes. Rest other has also given Riddhi, Shubham and all. Very good, beta. Yes. Why? The reason is Brunner's gland. Just now we have discussed that they are present in the submucosa of duodenum. They are been present in the submucosa of duodenum. Yes, very good, Mayuresh. So this is because it is the wrong statement. Correct. So we have finished one part of the lesson. Now let us begin with the next part of the lesson, that is digestion. How the physiology of, let us understand the physiology of digestion. So when we talk about digestion, as I have explained you in the very first lecture, I have given you the definition also. It is a conversion of complex
insoluble food into simple and absorbable form. Now the digestion takes place in how many processes? The very first process is mastication or chewing, which is done with the help of our teeth. Teeth helps in mastication. मतलब वहां पे भी वो कॉम्प्लेक्स को सिंपल करता है कि नहीं? जो हमने बड़ा पार्टिकल खाया है उसको छोटे छोटे में कन्वर्ट करता है, मतलब वो भी एक प्रकार का डाइजेशन हो गया, पर वो क्या हो गया? मैकेनिकल डाइजेशन हो गया। ठीक है, मैकेनिकल डाइजेशन मतलब मैकेनिकली बड़े चीज को छोटा किया जा रहा है। फिर जब ये हमारे सिस्टम में अंदर जाएगा, यानी कि अपने स्टमक में जाएगा और जब अपने इंटेस्टाइन में जाएगा, तब उस फूड के ऊपर वो जो छोटे छोटे टुकड़े हैं फूड के, उसके ऊपर एंजाइम्स एक्ट करेंगे और तब जाकर शुरू होगा फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। इज दैट वेरी क्लियर? सो डाइजेशन भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है मैकेनिकल डाइजेशन और दूसरा होता है फिजियोलॉजी डाइजेशन। तो मैकेनिकल डाइजेशन तो हमारे बकल कैविटी में ही हो जाता है, किसके मदद से? बिकॉज ऑफ द टीथ, इट हेल्प्स इन मैस्टिकेशन और च्यूइंग। फिर हमने उसको स्वॉलोइंग किया, हाँ स्वॉलोइंग किया मतलब डिग्लूटिशन किया, और फिर पेरिस्टालिटिक मूवमेंट, पेरिस्टालिटिक का मतलब क्या होता है? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शनल मूवमेंट से ये धीरे से फूड हमारे स्टमक में जाएगा और फिर पेरिस्टालिसिस से ही अपने इंटेस्टाइन में जाएगा और फिर वही पेरिस्टालिटिक मूवमेंट से ही अपने लार्ज इंटेस्टाइन से घूमते हुए रेक्टम में आएगा। यस, तो ये सारे तीनों वर्ड्स को समझ के लो। Mastication is chewing, deglutition is swallowing, and peristalsis means rhythmic movement, contraction and relaxation. Now, let us first learn about the digestion which takes place in our buccal cavity. So, प्लीज ये नोट डाउन करो बच्चा लोग कि अपने बकल कैविटी में सिर्फ और सिर्फ स्टार्च का डाइजेशन होता है, बाकी कुछ का नहीं। मतलब जैसे अभी कभी आप नोटिस करो, अभी शाम को या जब आप खाना खाओगे ना, तो सिर्फ थोड़ा सा चावल लेकर खाना, सिर्फ थोड़ा सा चावल लो, मीन्स जो राइस आपकी मम्मी ने आपको पकाया है, वो राइस, पके हुए राइस को आप थोड़े सिर्फ उसी को लो और दाल वगैरह मत लो, और उसको थोड़ी देर च्यू करो अपने माउथ में। यू विल आफ्टर सम टाइम यू विल फील दैट आपको थोड़ा सा मीठा लगने लगेगा। सेम थिंग आप चपाती के साथ भी कर सकते हो, सिर्फ चपाती लेके आप थोड़ी देर उसको च्यू करोगे ना, तो आपको थोड़ा सा मीठा फील होगा। इसका मतलब क्या है? जो भी आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो, तो कार्बोहाइड्रेट मीन स्टार्च खाते हो, तो ये जो स्टार्च होता है, ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है, उसका पार्शियल डाइजेशन, आई एम नॉट सेइंग फुल डाइजेशन, आई एम सेइंग पार्शियल डाइजेशन कहां पर होता है? बकल कैविटी या बकल चेम्बर में होता है। सो ओनली स्टार्च डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द बकल कैविटी। कैसे होता है? तो ये चमत्कार होता है बिकॉज ऑफ अवर सलाइवा। यस, सलाइवा के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि हमारे सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है टाइलिन, which can also be called as the salivary amylase. Salivary amylase is also called as tyline, which converts the starch which we have eaten into the disaccharide. Starch is a type of polysaccharide. What do you mean by poly? Poly means many. Saccharide matlab sugar. Many sugar. Many sugars are, with the help of these enzymes, are broken down into two sugars, that is disaccharides. Yes. So polysaccharides are been broken or cut up into the disaccharides. You can see the diagram how it has been shown. हाँ, एक बहुत बड़ा chain है polysaccharides का. It has been cut into two saccharides. Is that very clear? So now 30% of the starch is digested by means of this tyline. So you can see the reaction and please note down the reaction. Starch, what is the pH? pH should be slightly acidic. We have already discussed the pH of saliva is slightly acidic. It has been converted into maltose plus isomaltose plus dextrine. So for your level you have to only learn कि starch is converted into maltose. ये आगे का नहीं भी पढ़ोगे तब भी चलेगा, सिर्फ maltose तक पढ़ना जरूरी है.
ठीक है, फिर आप मुझे बोल कि स्टार्च का सोर्स क्या है, तो अभी मैंने आपको बताया पोटैटो इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ स्टार्च, राइस, चपाती, व्हीट, ये सब क्या है, सोर्स ऑफ स्टार्च है। वेरी क्लियर। अच्छा, जब अपना फूड का डाइजेशन हो जाता है बकल कैविटी में, लेट मी टेल यू दिस पार्ट आल्सो, नाउ द फूड विल बी converted into a round ball. Please note down. After chewing, अभी दांत भी काम कर रहा है और सलाइवरी ग्लैंड भी काम कर रहा है, और सलाइवरी ग्लैंड में जो सलाइवा में म्यूकस भी काम कर रहे हैं। तो ये जो म्यूकस है वो फूड को अपने एकदम गोल बॉल के जैसा बना देगा, जिससे कि वो आसानी से निगला जा सके। तो ये जो अपना फूड है जो दांत के कारण छोटा हो गया है और सलाइवा की वजह से उसका स्टार्च इज बीन कन्वर्टेड इनटू मैल्टोज, वो अब क्या बन जाएगा, एक छोटा सा बॉल बन जाएगा, और ये बॉल को नाम दिया जाता है बोलस। क्या बोला जाता है, बोलस, BOLUS। प्लीज नोट डाउन। सो आफ्टर digestion in buccal cavity, the food is been converted into a round ball like structure called as bolus. Bolus will be with the help of tongue अपना palate में touch करेगा and this bolus will be swallowed. वो इसोफेगस में जाएगा, इसोफेगस से होते हुए हमारे स्टमक में जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं स्टमक में क्या होता है। तो स्टमक के अंदर अपना फूड कितने घंटे स्टोर रहता है, 4 से 5 घंटे। Yes, so our food has been stored over here for 4 to 5 years. What happens in this 4 to 5 years? कैसे रहता है ये फूड इसके अंदर? You know that there are sphincters present. There is a cardiac sphincter, there is a pyloric sphincter. So they will be closed, and because of their closing, the food will be stored over here for 4 to 5 hours. During this storage time, what will happen? This food will get mixed with the gastric juice. Yes, and by the churning movement, now how this churning movement will take place? We have already learned that when we have seen the TS of stomach, we have seen that there is a muscularis layer. था ना उसमें muscularis layer? तो muscularis layer में मैंने आपको बताया था कि it is made up of longitudinal and circular muscles. ये जो लॉन्जिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स है, ये फूड को क्या करेंगे, चर्न करेंगे, और चर्निंग मूवमेंट करवाएंगे उसका, और छोटा छोटा करेंगे, एंड दे विल बी कन्वर्टेड इनटू एसिडिक पेस्ट, एंड दिस पेस्ट विल बी नाउ कॉल्ड एज द काइम। तो सलाइवरी ग्लैंड के बकल कैविटी में डाइजेशन के बाद जो नाम था उसका नाम था बोलस। स्टमक में आने के बाद उसका नाम चेंज हो गया और उसका नाम हो गया काइम। ठीक है, तो क्या क्या डाइजेशन होता है, लेट अस सी दैट। वी नो दैट हमारे स्टमक में अलग अलग सेल्स प्रेजेंट है। मैंने आपको सेल्स के बारे में लास्ट लेक्चर में बताया था। डू यू रिमेम्बर द नेम ऑफ दैट सेल्स? एनीवन हु रिमेम्बर द नेम ऑफ द सेल्स? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में मैंने आपको बताया था 3 टाइप के सेल्स होते हैं। एनीवन कैन मैसेज मी इन द चैट, और यू कैन म्यूट भी कर सकते हो, अपने आप को अनम्यूट करके भी बता सकते हो। यस, एनीवन कैन टेल मी द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स? ओके मैम, किसी का? हाँ बोलो बेटा। म्यूकस सेल, हाँ, चीफ सेल, वेरी गुड बेटा। ऑक्सिनेटिक सेल। यस, वेरी गुड, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। आपका नाम क्या है बेटा? आर्यन। Aryan. So yes, Aryan has given the right answer. With that, Mayuresh, Kinjal, Sharon also has given the right answer in the chat box. Very good, beta. So I've explained you that the mucus cell secretes mucus. Peptic cells मैंने आपको बताया था, it secretes the pepsinogen enzyme. Gen बताया मतलब कि inactive enzyme है, और parietal cell के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो HCl secrete करता है। Yes, ये जो HCl है, yes, ये जो HCl है वो बहुत सारे करामत करता था, है ना, हमने बताया था, डिस्कस किया था कि HCl जो है वो सलाइवरी अमाइलेज के एक्शन को स्टॉप करेगा, क्योंकि अब सलाइवरी अमाइलेज का काम नहीं है। तो ये क्या करने वाला है, मैं आपका वापस रिवीजन करवा के दे रही हूँ कि HCl क्या क्या काम करता है। तो HCl will stop the action of salivary amylase. First thing it will do. Second thing,
because it is HCl, it will make the food acidic, it will kill the germ, it will make the food soft. And the most important thing of HCl is, you can see now on the screen, the most function of HCl is it is going to convert this pepsinogen into pepsin. ठीक है, पेप्सिनोजेन को वो पेप्सिन में बदलेगा. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो बिना HCl के नहीं कंप्लीट हो सकता. ठीक है. अच्छा, ये पेप्सिन में क्यों बदला गया है? क्योंकि अपने स्टमक में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का डाइजेशन होता है. यस, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का ही डाइजेशन होता है. तो सी बेटा, आपको एग्जाम में है ना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ के आपको ऐसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एग्जाम में. कैसे पूछेंगे मैं बताती हूँ, पहले ये एक्सप्लेन करने के बाद. सो प्रोटीन in presence of this pepsin will be converted into peptones. Very clear? अच्छा, अब आप ये जो लास्ट के रिएक्शन देख रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ इन्फेंट्स में होता है, हमारे अंदर नहीं होता. इन्फेंट का मतलब क्या होता है? जो 0 मंथ से लेकर 12 मंथ का बच्चा है, ये 0 मंथ टू 12 मंथ का जो बच्चा होता है उसे हम इन्फेंट बोलते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ मोस्टली अपने मम्मी के मिल्क के ऊपर डिपेंडेंट रहता है. तो हम सब भी ये स्टेज से गुजरे हुए हैं. तो जब हम इन्फेंट थे तब हमारे पास एक और एंजाइम था, उसका नाम है रेनिन, और उसका जो इनएक्टिव फॉर्म था उसका नाम है प्रोरेनिन. तो अगेन, जैसे ही हम जब छोटे थे या जो छोटा बच्चा होता है जब वो दूध पीता है, यस, तो ये प्रोरेनिन विल बी फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू रेनिन. और ये जो रेनिन है, हाँ, ये क्या करेगा? इट विल एक्ट एज केसिन. केसिन इज अ मिल्क प्रोटीन. केसिन क्या होता है? मिल्क का प्रोटीन है. तो ये रेनिन जो है वो केसिन के ऊपर एक्ट करेगा और क्या बना देगा? पैराकेसिन. ठीक है, पैराकेसिन इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम. यस, तो कैल्शियम कहां से मिल रहा है? दूध से मिल रहा है. सो ये जो पैराकेसिन है, इन प्रेजेंस ऑफ दिस कैल्शियम, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कर्डलिंग ऑफ मिल्क. कर्डलिंग ऑफ मिल्क मतलब ऐसा दही के जैसा हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज कर्डलिंग ऑफ मिल्क. एंड दिस कर्डलिंग, अगेन ये जो कर्ड बना है, दिस रिएक्शन दैट इज द कैल्शियम पैरा कैसिनेट विल बी नाउ कन्वर्टेड इनटू पेप्टोन्स. मतलब इन्फेंट के अंदर ये 3 रिएक्शन एक्स्ट्रा होता है फॉर कन्वर्टिंग द प्रोटीन इनटू पेप्टोन्स. हमारे अंदर सिर्फ ये 2 रिएक्शन में हो जाता है. ठीक है, पर जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, इन्फेंट होता है, उसके अंदर ये 3 रिएक्शंस और होते हैं. फिर आप मुझे बोलोगे कि ये रेनिन अभी भी है क्या हमारे बॉडी में? तो नहीं, इट इज एब्सेंट इन द अडल्ट्स. Is that very clear? Very clear. Again, small amount में लिपिड का डाइजेशन होता है with the help of lipase. Very small amount में लिपिड का डाइजेशन होता है. तो I hope you are very clear with the digestion in stomach. अच्छा, तो क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में? तो क्वेश्चन समझने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन के सोर्सेस क्या क्या होते हैं. तो एग हो गया, मीट हो गया, मटन हो गया, या फिर व्हाट टू से दाल हो गए, कोई भी दाल हो गए, मूंग दाल, तूर दाल, व्हाटएवर दाल, सीरियल्स हो गए, ये सब जो है दे आर द सोर्सेज ऑफ प्रोटीन. तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? लेट अस से XYZ, किसी का नाम लेके कि XYZ हैज ईटन मूंग दाल इन द ब्रेकफास्ट. So which gland will help in the digestion and explain the physiology of the same? तो इसका मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि मूंग दाल है मतलब प्रोटीन है, और प्रोटीन है मतलब कि स्टमक में डाइजेशन होता है. ठीक है, तो यू डोंट एक्सपेक्ट अ डायरेक्ट क्वेश्चन कि आपको ऐसा डायरेक्ट पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन डाइजेशन इन स्टमक. नो, द क्वेश्चन विल बी ट्विस्टेड. ठीक है, द क्वेश्चन विल बी ट्विस्ट इन द ट्विस्टेड फॉर्म एज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू जस्ट नाउ. ठीक है, गिविंग सम ऑफ द नेम एज एन एग्जाम्पल. किसी का नाम देने के बाद वहां पे लिख दे सकते हैं कि he and she has eaten मूंग दाल, तूर दाल, whatever दाल, or he and she has eaten 1 egg or 2 eggs. So tell me, so explain the digestion
and the organ involved in the same. So the answer should be stomach का digestion and the you have to write down these two reactions. अगर बच्चे में पूछा है तो आपको ये वाला रिएक्शन लिखना है, और बच्चा वहां पे एम्फसाइज नहीं किया, इन्फेंट एम्फसाइज नहीं किया, तो आपको सिर्फ ये दो रिएक्शंस लिखने ऊपर के, ठीक है. अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू वंस अगेन. स्टमक में डाइजेशन, सो स्टमक के अंदर 4 to 5 hours फूड रहता है. इट गेट मिक्सेस विद द गैस्ट्रिक जूस. द गैस्ट्रिक जूस में का गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में का जो parietal cells होता है, it secretes HCl. Yes, and this HCl helps in the conversion of inactive enzyme, that is pepsinogen, into an active enzyme, that is pepsin. Why this pepsin has been formed? Because it is going to work on protein. Whatever protein we have ate, yes, it will be now converted into peptones. Protein converted into peptones. Peptones simple form है थोड़ा सा. In case of infant, for the formation of peptones, 3 more reaction takes place. What are they? Prorenin, which is an inactive enzyme, with the help of HCl will be converted into renin. This renin will act on the milk protein, that is casein, to form paracasein. Paracasein in presence of this calcium ion will help in curdling of milk and the formation of calcium paracasinate. This calcium paracasinate in presence of this pepsin will be now converted into the peptones. To a very small amount, lipid मतलब fat का digestion भी होता है. Lipid का मतलब होता है fat. Fat का digestion भी होता है stomach में with the help of this gastric lipase enzyme. See, all the enzymes, most of the enzyme, again 99% of enzyme has a suffix ASE at the last. कोई भी एंजाइम के मोस्ट ऑफ द एंजाइम में सफिक्स होता ही है ये लास्ट में ASE, ठीक है. कुछ ही ऐसे एंजाइम है 1 or 2% एंजाइम्स ऐसे हैं जिसमें सफिक्स नहीं होता है, जैसे कि पेप्सिन में नहीं है, ठीक है. और अगेन एंजाइम के नाम से ही वो क्या चीज डाइजेस्ट करता है वो भी समझना बहुत आसान हो जाता है. जैसे लिपिड डाइजेस्ट करना है तो लाइपेज, ठीक है. चलो, लेट अस सी नाउ नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द just next, let us see about the next part, that is a digestion in the small intestine. When we talk about small intestine, just now we have seen that अभी स्टमक में फूड क्या बन गया था? काइम बन गया था. सो बोलस बना, बोलस से काइम बना, पाइलोरिक स्फिंक्टर ओपन होगा अभी. यस, यहाँ वाला पाइलोरिक स्फिंक्टर ओपन होगा कि नहीं? पाइलोरिक स्फिंक्टर ओपन होगा और फूड सबसे पहले ये डिओडेनम में आएगा. अब डिओडेनम की क्या खास बात है कि डिओडेनम की इस साइड में लिवर है और इस साइड में पैनक्रिया है, तो दोनों ओपन होंगे बाय हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट, यहाँ पे ओपन होंगे. तो मैक्सिमम डाइजेशन जो होता है फूड का वो डिओडेनम में हो ही जाता है, और फिर बचा कुचा डाइजेशन इंटेस्टिनल जूस से होता है, ठीक है. सो let us see about that. So chyme is mixed with succus entericus and pancreatic juice and bile juice, ठीक है. सबके साथ मिक्स करेगा ये सब चीजें, and pancreatic juice and bile reaches the duodenum through the hepatopancreatic duct by opening the what? Sphincter of OD. Let us see कि क्या डाइजेशन होता है. When we talk about fats, so bile का क्या रोल है? सी, मैंने आपको लिवर का फंक्शन के वक्त मैंने आपको ये वर्ड एक्सप्लेन किया था, इमल्सिफिकेशन वर्ड एक्सप्लेन किया था. इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है व्हाट? सॉफ्टनिंग ऑफ फैट, या फिर ब्रेकिंग द बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल्स इनटू छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स. तो हमने डिस्कस किया था कि जो बाइल जूस है, हाँ, उसका कलर डार्क ग्रीन कलर का है, उसमें बाइल पिगमेंट होते हैं, बाइल सॉल्ट होते हैं, वो भी हमने डिस्कस किया था. बाइल पिगमेंट कौन से बताए थे हमने? बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन. और बाइल सॉल्ट कौन सा बताया था हमने? सोडियम
ग्लाइकोकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट। यस, फिर मैंने आपको बताया था कि बाइल सॉल्ट ही है जो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में मदद करता है। याद है कि नहीं? आई होप सबको याद है ये चीज। जो लोग नहीं थे लेक्चर में प्लीज नोट डाउन कर लो। आई हैव एक्सप्लेन दैट लिवर सिक्रेट्स बाइल जूस। और ये जो बाइल होता है वो होता है डार्क ग्रीन इन कलर। तो अगर कलर है मतलब पिगमेंट है, तो पिगमेंट कौन से होते हैं? बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। साथ में बाइल सॉल्ट भी होता है उसके अंदर, और बाइल सॉल्ट दो टाइप के होते हैं, सोडियम गाइकोक्लोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट। उसके साथ कोलेस्ट्रॉल भी होता है, फॉस्फोलिपिड्स भी होते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि बाइल जूस हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट. So it helps in the digestion by converting the fat into छोटा छोटा droplets, and these छोटा छोटा droplets of fat are called as the mycelium. क्या बोलते हैं इसको? mycelium. ये छोटा छोटा ड्रॉपलेट होने का फायदा क्या है? देखो यहाँ पे लिखा है, it will provide large surface area for the action of lipase. ये लाइपेज को ज्यादा सरफेस एरिया मिल जाएगा ना। अगर ये इतना ही रहेगा तो इतना ही सरफेस एरिया मिलेगा। अब ये छोटा छोटा हो गया तो सरफेस एरिया बढ़ गया, तो उसको ज्यादा सरफेस एरिया मिलेगा टू डाइजेस्ट द फैट. सो बाइल ऑल्सो एक्टिवेट्स द लाइपेज एंजाइम. एंड लाइपेज एंजाइम नाम से ही पता चल रहा है, लाइपेज एंजाइम क्या करने वाला है? लिपिड पे काम करने वाला है. ठीक है. Now, next is the action of this pancreatic juice. So, let us learn one by one. Please note down करते जाओ, क्योंकि टेक्स्ट बुक में अच्छे से नहीं दिया है, इसलिए मैं बोल रही हूँ. जो आपको पीडीएफ होगा आपके पास ना, उसमें अच्छे से नहीं दिया है. प्लीज नोट डाउन फ्रॉम द स्लाइड और प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द सेम. So, pancreatic juice again contains pancreatic amylase. इसके पास भी अमाइलेज है. यस, जिसको ये वाला नाम आप नहीं भी याद करोगे तब भी चलेगा, आप सिर्फ ये वाला नाम याद करो. तो पैनक्रियाटिक जूस के पास भी पैनक्रियाटिक अमाइलेज होता है, जो क्या करेगा? जो भी बचा कुचा, देखो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था अभी इसके पहले कि सिर्फ 30% ऑफ स्टार्च इज बीन कन्वर्टेड इनटू द मैल्टोज. सो बाकी का कहाँ पे होगा? तो बाकी का पैनक्रियाटिक जूस के कारण होगा. तो बाकी का जो बच्चा कुचा स्टार्च है वो पैनक्रियाटिक जूस में जो अमाइलेज प्रेजेंट है, इसके लिए उसका नाम हम पैनक्रियाटिक अमाइलेज बोल रहे हैं, वो कन्वर्ट करेगा वापस स्टार्च इनटू मैल्टोज, पॉलीसैकेराइड इनटू डाइसैकेराइड. ठीक है. यहाँ पे नाम का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द अमाइलोप्सिन. और क्या डाइजेशन होता है? So these many digestion again takes place because of this intestinal का ये. Now see, enterokinin, yes, which is present in the intestinal juice will activate the trypsinogen to form active enzyme called as a trypsin. So trypsinogen, gen है मतलब inactive form में है, किसमें कन्वर्ट होगा? ट्रिप्सिन में. तो ट्रिप्सिन क्या है? एक्टिव फॉर्म है. किसके कारण हो रहा है? एंटेरोकाइनेज. एंटेरोकाइनेज एंजाइम भी बोल सकते हो आप इसको, एंटेरोकाइनिन भी बोल सकते हैं या एंटेरोकाइनेज भी बोल सकते हैं. यस, वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. देन नेक्स्ट इज अबाउट द why this trypsin has been formed. This trypsin will convert the chymotrypsinogen into chymotrypsin. ठीक है. जो पीछे का प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज बना है उसको भी वो कार्बोक्सीपेप्टिडेज में कन्वर्ट करेगा. इज दैट वेरी क्लियर? नाउ ट्रिप्सिन और एक काम क्या करता है कि जो भी प्रोटीन बचा कुचा है, जो भी पेप्टोन्स बना है और जो भी प्रोटीओसिस बन के आया है स्टमक से, उसको वो डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट करेगा. ठीक है. तो और छोटा हो गया प्रोटीन नाउ. यस. देन what else it will do? Lipase enzyme which will help in the conversion of fat into diglycerides. Again it will break down diglycerides into monoglycerides. वैसे न्यूक्लिक एसिड का भी ब्रेक डाउन होता है. न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं?
DNA and RNA अपने न्यूक्लिक एसिड्स हैं. So again that will be converted into nucleotides with the help of nucleases enzyme. So again please take a screenshot of the same. Please take a screenshot of the same, or else you can write down also. Again I am repeating. So these are the reactions which are taking place in presence of the intestinal juices. In intestinal juices, what will happen? Okay, it will be converted into the, again I am repeating once again, trypsinogen will be converted into trypsin with the help of the enzyme called as enterokinase, which can also be called as enterokinin. ये ट्रिप्सिन क्यों बना है? देखो आप, ये 3 रिएक्शन कर रहा है ट्रिप्सिन. ट्रिप्सिन क्या करेगा? काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में बदल देगा. और क्या कर रहा है? प्रो को कार्बोक्सी पेप्टिडेज में बदल दिया. जो भी स्टमक में से प्रोटीन बचा कुछ आया है, जो भी पेप्टोन्स बन के आया है प्रोटीन, या प्रोटियोसिस बन के आया है, ये काइमोट्रिप्सिन जो है उसको डाइपेप्टाइड में बदल देगा. ये तीनों भी मिलके उसको डाइपेप्टाइड में बदल देंगे. ये हो गया प्रोटीन का. प्रोटीन कौन से फॉर्म में आ गया? डाइपेप्टाइड के फॉर्म में आ गया. अच्छा, अब फैट की अगर हम बात करेंगे तो लाइपेज जो है पहले फैट को डाई में बदलेगा, फिर डाई से मोनो में बदलेगा. यस. न्यूक्लिक एसिड की बात करेंगे डीएनए एंड आरएनए के, वो भी न्यूक्लियोटाइड्स में बदल जाएंगे. इज दैट वेरी क्लियर? ओके, सो नाउ अभी जाकर पूरा सिंपल फॉर्म हो जाएगा. नाउ एट द एंड व्हाट विल हैपन? नाउ यू कैन सी, पहले वाले स्लाइड में हमने देखा डाइपेप्टाइड पे आया था. डाइपेप्टाइड इन प्रेजेंस ऑफ डाइपेप्टिडेज it will be converted into the amino acid. So amino acid is a simple form of protein. तो हो गया प्रोटीन का सिंपल फॉर्म. मैल्टोज बनते हुआ आया था अपने बकल चेम्बर से, अपने पैनक्रियाटिक इससे. तो मैल्टेज के कारण अगेन वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, सो 2 ग्लूकोज. सो ग्लूकोज इज अ सिंपल फॉर्म अगेन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट. Lactose, in presence of lactase enzyme, it will be converted into glucose plus galactose, again the simple form of carbohydrate. Sucrose, in presence of sucrase enzyme, it will be converted again in the simple form of carbohydrate, that is glucose plus fructose. Nucleotides will be converted into nucleosides first with the help of this tidase enzyme. Again this side will be converted into the sugar and the bases. You know that the DNA and RNA का जो simple form है, जो raw materials है, वो क्या है? पेंटोस sugar and the nitrogen bases हैं उसके simple form. So again side का एकदम simple form हो गया because of the enzyme sidase. लिपिड्स की अगर हम बात करेंगे तो अभी हमने जस्ट देखा कि मोनोग्लिसराइड्स तक आ गया था. सो जो भी कुछ डाइग्लिसराइड बचा है या जो भी कुछ मोनोग्लिसराइड्स बचे हैं वो लाइपेज के कारण वापस फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में बदल गए. यानी कि ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो भी हमने 3 कॉम्प्लेक्स चीज खाई थी, मतलब कार्बोहाइड्रेट हमने खाया, वो ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज में बदल गया. ठीक है. प्रोटीन हमने खाया था वो अमाइनो एसिड में बदल गया. फैट हमने खाया था वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में बदल गया. जो भी हमारा डीएनए आरएनए बना था वो शुगर एंड बेसिस में बदल गया. मतलब हमारे इंटेस्टाइन के अंदर सारा जो भी कॉम्प्लेक्स फूड था अब जाकर सिंपल में हो गया. तो अब हम बोल सकते हैं कि डाइजेशन हो गया है. और आपने हर जगह देखा दैट कि हर जगह एंजाइम की मदद से हुआ है. इज दैट वेरी क्लियर? तो डाइजेशन का जो डेफिनेशन हमने एक्सप्लेन किया था कि इट इज डन विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम. वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब ये जो फुल्ली डाइजेस्टेड फूड है, हाँ अल्कलाइन फूड जिसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि इंटेस्टिनल जूस अल्कलाइन इन नेचर है. यस. नाउ इट विल बी गिवन अ नेम कॉल्ड एज काइल. नाउ काइल, CHYLE, काइल. So वापस मैं रिपीट कर रही हूँ. We have started with the bolus. In stomach it was chyme, and at the end of the reaction it has become chyme. Is that very clear to all of you? ये मैं हॉर्मोन्स आपको नहीं बता रही हूँ. आपको एक और चीज आपको मैं बताना चाहती हूँ अबाउट द लार्ज इंटेस्टाइन.
ये सब तो मैंने आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बताया. लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट द लार्ज इंटेस्टाइन ऑल्सो. सो अपना जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें कोई भी एंजाइम्स नहीं बनते हैं. प्लीज नोट डाउन करो. Our large intestine does not produce any enzyme, but it produces mucus. तो म्यूकस प्रोड्यूस कर रहा है मतलब कि इसके पास कौन सा सेल होना चाहिए? गॉबलेट सेल्स. So it has goblet cells which produces mucus, but it does not produce enzyme. मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? मैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात कर रही हूँ. But I am using the word but some of the carbohydrates and protein, ठीक है, they are digested with the help of bacteria which live in our large intestine. So yes, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ अच्छे वाले बैक्टीरियाज रहते हैं जो हमें हेल्प करते हैं. तो ये अच्छे वाले बैक्टीरियाज करते क्या हैं? अच्छे वाले बैक्टीरियाज जो हैं जिसको हम मोस्टली ई कोलाई बैक्टीरियाज बोलते हैं, इश्चेरिशिया कोलाई, these bacteria are living in symbiotic association. सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब होता है ऐसा एसोसिएशन जिसमें दोनों जन को फायदा हो, दोनों ऑर्गेनिज्म को फायदा हो. सो वो हमारे इंटेस्टाइन में रह रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन में रह रहा है वो बैक्टीरिया, तो उसे घर मिल रहा है रहने के लिए, उसे खाना मिल रहा है. और हमें क्या मिल रहा है? हमें भी हमारा भी जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है उसे भी वो डाइजेस्ट कर रहा है. So, after small intestine, the food is been absorbed by the blood. तो जो बचा कुचा वेस्ट है जो अनडाइजेस्टेड है वो अब लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा. अब लार्ज इंटेस्टाइन में वो जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है जिसको हम अनडाइजेस्टेड मटेरियल बोल रहे हैं उसमें तो कार्बोहाइड्रेट होगा, उसमें भी प्रोटीन होगा. अब उसके ऊपर ये बैक्टीरिया काम करेंगे. तो कैसे करेंगे? ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना उसके ऊपर फर्मेंटेशन होगा. फर्मेंटेशन का मतलब होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा. मतलब ये लार्ज इंटर बैक्टीरिया रह रहे हैं, दे आर डूइंग एनारोबिक रेस्पिरेशन. यस. So carbohydrates are fermented by the bacterial action and they are being converted into hydrogen, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन गैस. इसके कारण क्या होता है? ये गैस का प्रॉब्लम होता है. इज दैट वेरी क्लियर ऑल ऑफ यू? यस, जिसको हम फ्लैटरिंग बोलते हैं. सो अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस कार्बोहाइड्रेट्स आर बीन फर्मेंटेड. प्लीज म्यूट योरसेल्फ बेटा, किसी का तो भी गलती से शायद रह गया है वो अनम्यूट होना, प्लीज म्यूट करो. Okay, so carbohydrates are fermented by the bacteria and they are being converted into hydrogen, CO, carbon dioxide and methane. Yes, which produces this gas in our colon. अगर हम प्रोटीन की बात करेंगे तो प्रोटीन जो है they are being converted into indole, scallop and H2S. Yes, protein digestion helps in the production of indole, scallop and H2S, because of which it gives odor to the feces. So जो feces को, जो waste product को एक गंदा smell होता है, वो odor होता है, ये किसके कारण होता है? ये प्रोटीन के डाइजेशन के कारण होता है. और प्रोटीन का डाइजेशन किसने किया हुआ? बैक्टीरिया ने किया हुआ. ठीक है. तो मैंने क्या बताया? ये बैक्टीरिया हमारे कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर रहा है. यस, एनारोबिकली कर रहा है, प्रोटीन को कर रहा है. कार्बोहाइड्रेट की वजह से गैस फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोटीन के कारण ओडर फॉर्म हो रहा है फीसिस का. उसके साथ साथ ये जो बैक्टीरियाज है ना, दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सम विटामिन्स आल्सो. सो विच विटामिन्स? विटामिन्स बी एंड विटामिन के. ये दो विटामिन्स भी ये बैक्टीरिया ही बनाते हैं. यस, सो ये बैक्टीरिया का रहना जरूरी है बिकॉज दिस विटामिन्स आर फॉर्म्ड बाय दिस बैक्टीरियाज. ठीक है. तो फिर आप मुझे बोलोगे कि इनका सोर्स क्या है? तो ईटिंग कर्ड इज द बेस्ट वन टू हैव अ गुड फ्लोरा ऑफ अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना. दही खाना अच्छा होता है because दही gives lactobacillus and it helps in the growth of good bacteria inside our large intestine.
ठीक है. So today what we have learned, so today in today's lecture we have learned about the first about the pancreas. Then we have learned about the digestion of food. In digestion of food we have learned digestion in buccal cavity. So buccal cavity में किसके कारण होता है? सलाइवा के कारण. उसके अंदर कौन सा एंजाइम होता है? सलाइवरी अमाइलेज. सलाइवरी अमाइलेज को एक और नाम क्या दिया गया है? टाइलिन. सिर्फ 30% स्टार्च डाइजेस्ट होता है और स्टार्च मैल्टोज में बदल जाता है और ये फूड को हम बोलर्स बोलते हैं. ये जब बोलर्स हमारे स्टमक में जाएगा तो एसिडिक HCl के कारण बहुत सारे रिएक्शन होंगे जिससे कि सिर्फ प्रोटीन विल बी कन्वर्टेड इनटू पेप्टोन्स. ओनली प्रोटीन का डाइजेशन विल टेक प्लेस. इज इट क्लियर? नाउ द फूड विल बी कॉल्ड एज द chyme. When this chyme will enter in our intestine, here many digestion will take place because of the help of this pancreatic juice, bile juice and the intestinal juice. So the reactions we have seen just now. Bile helps in the emulsification of fat. Bile जो है वो emulsification of fat में मदद करता है, मतलब बड़े फैट को छोटे फैट ड्रॉपलेट्स में बदलता है. क्यों बदलता है? जिससे कि सरफेस एरिया बढ़े और लाइपेज एंजाइम अच्छी तरह से काम कर सके. और फिर हमने और भी बहुत सारे रिएक्शंस देखे हैं कि हमारा पैनक्रियाटिक जूस भी एक एंजाइम बनाता है जिसका नाम भी पैनक्रियाटिक अमाइलेज है. तो हमने वहां पे नाम टाइलिन बोला था और यहाँ पे नाम हम इसको अमाइलोप्सिन बोलते हैं. ठीक है. अगेन ये भी वही काम करता है, स्टार्च को मैल्टोज में बदल देता है. Then we have seen about the different reactions which are taking place. ठीक है. Here we have seen that the protein has come to dipeptide, the fat has come to monoglycerides, and the nucleic acid has come to nucleotide. Again, further reaction will help to break down the complex fully into the simple one. So dipeptide से amino acid बन गया. All these carbohydrates like maltose, lactose and sucrose have been converted into glucose, galactose and fructose respectively. Nucleotides are been broken down into sugar and bases, and these monoglycerides are been broken down into the fatty acids and glycerol. So now here the food has been completely digested and therefore the term has been given as chyme. After that, I have explained you something about the large intestine also. In our large intestine, there are no enzymes present, but yes, there are some good bacteria present, which are living in symbiotic association. These bacteria are doing anaerobic respiration, means fermentation they are doing. पर undigested waste material का जो carbohydrate है, they will work on this carbohydrate to convert it into hydrogen, carbon dioxide and methane gas, which will be produced in our colon. And whatever protein is there, they will convert this protein into indole, scatol and the H2S, which will give odor to our feces. Apart from this, these bacteria also help in the synthesis of vitamins B and K. Yes, is that very clear to all of you? So today we have learned all the digestion part. In the next lecture, we will be learning about the